हेलो एवरीवन, ये फंक्शनल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट नॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में सिर्फ हम डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। So the definition of equivalent norm. Suppose X is a vector space over the field F and suppose norm 1 and norm 2 are two norms on X. X कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F एंड यहाँ पर ये दो नॉर्म्स हैं इस X पे। सो इस नॉर्म 1 को मैं इक्विवेलेंट कब बोलूँगी? नॉर्म 2 पे, अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर A एंड B सच दैट ए एंड बी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपको एक ही नॉर्म में मल्टीप्लाई करनी है। लाइक अगर आप नॉर्म 1 लेते हो तो आप नॉर्म 1 में उसको मल्टीप्लाई करोगे ए को भी और बी को भी इन सच अ वे दैट कि ए एक्स नॉर्म 1 जो होगा वो लेस देन इज इक्वल्स टू होगा नॉर्म x2 के, और ये लेस होगा बी नॉर्म x1 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस कैपिटल X। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये दोनों नॉर्म्स एक्स, ये जो नॉर्म 1 है और नॉर्म 2 है, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। फर्स्ट रिमार्क है द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंट नॉर्म का, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क है इफ़ द नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट एंड xn इज अ Cauchy सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म 1 देन इट मस्ट ऑल्सो बी अ Cauchy सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म 2 एंड वाइस वर्सा। अगर दोनों नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट हैं और मैं कोई एक Cauchy सीक्वेंस की बात कर रही हूँ किसी भी नॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो वो Cauchy सीक्वेंस दूसरे नॉर्म के रिस्पेक्ट में भी होगी। एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, इसके है तो इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में भी Cauchy सीक्वेंस होगी, और अगर इसके रिस्पेक्ट में है तो इसके रिस्पेक्ट में भी होगी। थर्ड पॉइंट जो है वो जीरोथ नॉर्म के बारे में है। लेट एक्स बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो उसका जो डायमेंशन होगा, अगर हम फाइनाइट डायमेंशन बोल रहे हैं तो हमने इसका फाइनाइट डायमेंशन ले लिया n, जो कि इन्फिनिटी से लेस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर n बेसिस आ जाएंगे उस वेक्टर स्पेस के, और कुछ हमारे पास स्केलर्स हमें ऐसे फील्ड से मिलेंगे सच दैट मैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो x मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ पर वेक्टर स्पेस का, जो कि इन लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। सो x इज इक्वल्स टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन टिल अल्फा n xn। नेक्स्ट स्टेप में उसको हमने समीशन की फॉर्म में लिख लिया, विच इज़ i इज इक्वल्स टू 1 टू n एंड अल्फा i एक्स आई, जहाँ पे i की वैल्यू i 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। सो जीरोथ नॉर्म क्या होगा? जो ये अल्फा i की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे जीरोथ नॉर्म। ठीक है। सो देन दिस नॉर्म इज कॉल्ड जीरोथ नॉर्म। मैक्सिमम यहाँ पर i जो है वो 1 से लेकर n के बीच में है, एंड द मोड ऑफ अल्फा i, दिस इज डिफाइंड एज द जीरोथ नॉर्म। देन थ्योरम 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने नोट्स डिस्कस किए थे तो मैंने इस पूरे यूनिट के नोट्स आप लोगों को बताए थे, और उसमें ये भी बताया था कि कौन कौन सी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस ऑल नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। अगर जो स्पेस है आपका वो फाइनाइट डायमेंशनल है तो सारे नॉर्म्स जो होंगे वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इनफैक्ट वो इक्विवेलेंट होंगी किसके? वो सारे जीरोथ नॉर्म के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है। तो ये प्रूफ करना है आपको, तो हमने उसके लिए जो कंडीशन अभी डेफिनेशन पढ़ी थी जीरोथ नॉर्म की, वही हम प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा जीरोथ नॉर्म के बारे में देख लेते हैं। अभी जो हमने लिखा सिमिलर टू दैट ही है। लेट एक्स बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n। हमें यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशन लेना है क्योंकि थ्योरम में फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात हो रही है। तो हमने इसको जो डायमेंशन है वो n ले लिया, विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। n बेसिस हो गए, एंड एक x ऐसा एलिमेंट आपका बिलोंग करेगा सो दैट आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हो कुछ स्केलर्स की हेल्प से। स्केलर्स आपके फील्ड से होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं जीरोथ नॉर्म लगा देती हूँ तो x का जीरोथ नॉर्म हो जाएगा और इस पूरे का जीरोथ नॉर्म हो जाएगा। जीरोथ नॉर्म इज़ डिफाइंड एज जो भी सुप्रीमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है अल्फा i की, तो सुप्रीमम अल्फा i इज इक्वल्स टू सुप्रीमम, यहाँ पर ये अल्फा i की जो सुप्रीमम वैल्यू होगी, मतलब i वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, तो अल्फा 1 अल्फा 2 और टिल अल्फा n तक। जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं तो जो सुप्रीमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो दोनों आपस में सेम होती हैं। तो ये तो हमने काम किया सारा जीरोथ नॉर्म के लिए। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पे।
सो हमने कोई भी एक चीज़ नॉर्म डिफाइंड कर लिया है एक्स पे, और इस नॉर्म को हम इक्विवेलेंट शो करेंगे ज़ीरोथ नॉर्म के, ठीक है। और अगर मुझे इन दोनों को आपस में इक्विवेलेंट शो करना है तो मुझे क्या करना होगा, जो ज़ीरोथ नॉर्म है, सपोज करो मैंने वो ले लिया और उसमें ए मल्टीप्लाई कर दिया एंड बी मल्टीप्लाई कर दिया इन अ सच अ वे दैट ए ज़ीरोथ नॉर्म इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स, जो सिंपल नॉर्म हमने यहाँ पर लिया है, एंड दिस इज लेस देन बी ज़ीरोथ नॉर्म, जहाँ पे ये एक्स जो है वो आपका कैपिटल एक्स जो कि स्पेस से बिलोंग कर रहा है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम इस कंडीशन को प्रूव करते हैं, फिर इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। यहाँ पर जो एक्स आपने एलिमेंट लिया था स्पेस से, उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर सकते हो एंड देन समीशन की फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद दोनों पे अगर नॉर्म लगा दिया तो वो इस तरीके से हो जाएगा। समीशन को मैंने बाहर कर लिया, इनइक्वालिटी आ गई। देन आप इस जो स्केलर है उसको भी बाहर करके लिख सकते हो, तो मोड ऑफ जो अल्फा आई है वो बाहर आ जाएगा, एंड इस तरीके से समीशन एंड एक्स आई जो इसका नॉर्म है वो एज इट इज़। नेक्स्ट यहाँ पर अब मैंने फिर से इसको अलग अलग कर लिया। ये मैक्सिमम वैल्यू जो है अल्फा अटेन करेगा सबमिशन में से, क्योंकि आई की जो वैल्यू है 1 से लेकर n तक चल रही है, इसके लिए मैंने मैक्सिमम वर्ड ले लिया। और इस सबमिशन के लिए मैंने, और ये जो सबमिशन था वो मैंने एक्स आई, ये जो नॉर्म है इसके लिए ले लिया। ये मुझे पता है कि हमारा ज़ीरोथ नॉर्म होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अटेन करता है, और ये जो है उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। बाद में मैंने इस क्वांटिटी को, इस पूरी चीज़ को बी की इक्वल रख लिया। सो बी इज इक्वल्स टू दिस, देन जो b की वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन 0, एंड जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करूँगी तो इट विल बी b एंड ज़ीरोथ नॉर्म, ठीक है। तो b और यहाँ पे x और ज़ीरोथ नॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर ये चल रहा था, x नॉर्म चल रहा था हमारा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, दिस। और इनइक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटीज़ में है सारे, क्योंकि ये फिर हम जब इनइक्वालिटी यहाँ से चेंज होती है सारी इनइक्वालिटीज़ में है ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इस साइड का पोर्शन हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट अब हमें ये प्रूव और करना रह गया है, फिर जो हमारे नॉर्म्स हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो उससे पहले मैंने क्या किया है, जो हम इंडक्शन मेथड लगाते थे कि पहले हम n इज टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, n-1 के लिए हम सपोज करके चलेंगे, एंड देन n के लिए प्रूव कर देंगे, तो वो काम हम करने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो मैंने लिया था, आप देखो कि डायरेक्टली आई जो है 1 to n ले लिया था, तो बट अभी हम सबसे पहले डायमेंशन 1 अब मान के चल रहे हैं कि जो डायमेंशन है x की वो 1 है, तो यहाँ पे x1 सिर्फ एक ही बेसिस है, एक एलिमेंट जो आप x से लोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन जो उसका बनेगा, तो एक ही हम स्केलर ले रहे हैं अल्फा 1, एंड इट विल बी x इज इक्वल्स टू अल्फा 1 x1, क्योंकि डायमेंशन सिर्फ अब इस बार एक ही है, बेसिस एक है और एक ही स्केलर ले रहे हैं। तो x जो नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप ये जो स्केलर है मोड ऑफ अल्फा 1, इसको बाहर कर सकते हो अलग से, और नॉर्म एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर अब इसको हमने a मान लिया, और अल्फा 1 आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ ये जो लेस देन इज इक्वल्स टू की इनक्वालिटी है, पहले हमने इस इक्वल्स में प्रूफ किया है, इसको वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, एंड यहाँ पर ये आ गया ज़ीरोथ नॉर्म, बिकॉज यहाँ पर था अल्फा 1, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो आपका अल्फा 1 ही होगा, क्योंकि कोई वेरी नहीं कर रही इसकी आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो हम मैक्सिमम चूज़ करें। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्केलर है अल्फा 1, एंड ये अपने आप में मैक्सिमम है। देन a ज़ीरोथ नॉर्म इज इक्वल्स टू x नॉर्म, और ये आपने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। तो यहाँ पर अगर हम जो हमारा रिज़ल्ट है वो डायमेंशन 1 के लिए होल्ड कर रहा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, n-1 के लिए इसको सपोज करके चल रहे हैं कि रिज़ल्ट हमारा होल्ड करेगा। तो डायमेंशन जो होगी अब x की वो इज इक्वल्स टू n-1 भी हो सकती है, उससे लेस भी हो सकती है। तो हमने n-1 के लिए m डिफाइन कर दिया है कि उसमें आपके n बेसिस हैं xn-1, एंड देन हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि इसके लिए n-1 के लिए हमारे जो ये दोनों नॉर्म्स हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि n-1 के लिए हम सपोज करके चल रहे हैं, n के लिए अब आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड लगाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हमारे इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी एक कोशी सीक्वेंस लेती हूँ किसी भी एक नॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो वो दूसरे नॉर्म के रिस्पेक्ट में भी वो कोशी सीक्वेंस होगी।
तो वाई आई मैंने कोशी सीक्वेंस ले ली एम में विद रिस्पेक्ट टू दिस। सिंस ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं तो बाय आर सपोजिशन जो वाई आई होगा वो कोशी सीक्वेंस होगा किसके लिए, जीरोथ नॉर्म के लिए भी। तो यहाँ पर ये जो वाई आई है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो आई है वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये आई अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 सो दैट हमें पता लगे कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, अल्फ़ा n-1 x-1 इन m। अब यहाँ पर ये जो कोशी सीक्वेंस हमने ली थी वही हमने लेकर yn-ym लिखा हुआ है और इसका जीरोथ नॉर्म निकाला हुआ है। तो अब आप इस पे अगर वैल्यू पुट कर देंगे, आई की वैल्यू n है तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 x1 n आ जाएगा प्लस अल्फ़ा 2 x2 n आ जाएगा एंड सो ऑन। जैसा हमने n के लिए किया वैसे ही सेम हम m के लिए भी करेंगे। वाई एम इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 x1 यहाँ पे m आ जाएगा, एक बार n और एक बार m। ठीक, सिंपल हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है और n-1 तक ही चलेगा क्योंकि हम सिर्फ n-1 तक के लिए ही सपोज करके चल रहे हैं। सो इस यहाँ पर ये मैंने इसको इनके डिफरेंस में करके लिख दिया, जीरोथ नॉर्म आ गया टू द होल। अब यहाँ पर x1 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 n माइनस अल्फ़ा 1 m। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी सारे भी हो जाएंगे, एक में x1 एक में x2 एंड लास्ट में n-1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाकी स्केलर्स का डिफरेंस हो जाएगा एंड जीरोथ नॉर्म। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको समेशन की फॉर्म में लिख लिया और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n-1 तक जाएगी। और जो जीरोथ नॉर्म होता है वो किस तरीके से डिफाइंड होता है कि जो स्केलर की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जीरोथ नॉर्म चल रहा था तो किस तरीके से हम लिखेंगे, मैक्सिमम, यहाँ पर आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड दिस स्केलर एज इट इज़। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में yn-ym लिखा हुआ था, वो आपका एक कोशी सीक्वेंस था, ठीक है। तो वो टेंड्स कर रहा था इस तरीके से ज़ीरो पे एज n और m की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कर रही थी। तो यहाँ पर जब ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है तो ये जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड में वो भी इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जो है जीरो के टुवर्ड्स जो है टेंड करेगी। जैसे ही ये n और m की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करती हैं कि i की वैल्यू वो 1 से लेकर n-1 तक होगी। फर्दर हम ये भी बोल सकते हैं फिर कि ये जो है वो ज़ीरो के टुवर्ड्स टेंड करेगा जैसे ही n और m की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करती है। एंड आप यहाँ पे देखिए फिर ये जो डेफिनेशन है वो किसकी बन गई, एक कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन बन गई। और यहाँ पर जो ये xi-n है वो कोशी सीक्वेंस किसका है, स्केलर्स का, क्योंकि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये सारे हमारे स्केलर्स थे। तो अब अगर ये कोशी सीक्वेंस बन जाती है तो ये किसकी बन गई है, तो किसकी होगी, स्केलर्स की होगी। ये डेफिनेशन है आपकी कोशी सीक्वेंस की। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक है। सो अब हम लेट करके चल रहे हैं, अगर हम इस n की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कराते हैं तो वो अल्फ़ा आई के इक्वल आ जाएगा, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक है। एंड हमने लेट किया y इज इक्वल्स टू, देन जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिखते थे वही सेम ही लेट किया है और आई की वैल्यू जो 1 से जो होगी वो 1 से लेकर n-1 तक होगी एंड अल्फ़ा आई xi एंड दिस बिलोंग्स टू m में सिर्फ n-1 तक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जीरोथ नॉर्म निकाला है, जैसे कि लास्ट में हमने yn-ym निकाला था तो यहाँ पर हम yn-y निकाल रहे हैं, इसका जीरोथ नॉर्म निकाल रहे हैं। सिंपली आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये n है, यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 to n-1, अल्फ़ा आई xi यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर हम y1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली ये जो वैल्यू हमने ली थी उसी को हम पुट कर देंगे, वो हमने इसी से निकाली है। बट वहाँ पर n रहता था तो हम यहाँ पर n लिखते थे, यहाँ पर रहता था, यहाँ पर m था तो यहाँ पर हम m लिखते थे। तो यहाँ पर हम सिंपली y ले रहे तो यहाँ पर लिखने की कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो xi था वो कॉमन ले लिया, देन ये इसकी डिफरेंस में लिख सकते हैं। एंड जीरोथ नॉर्म होता है तो उसमें हम मैक्सिमम लेते हैं, इसका जो स्केलर होता है इसका मैक्सिमम लेते हैं। सो दिस, अभी हमने ऊपर देखा कि ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो के टुवर्ड्स टेंड कर रही है, ये ज़ीरो के टुवर्ड्स टेंड कर रही है। तो बिकॉज दिस अल्फ़ा आई एन जो है वो कोशी सीक्वेंस है, इफ़ दिस इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो तो ये भी जो है वो ज़ीरो के टुवर्ड्स टेंड करेगी जैसे ही n की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो yn है दिस इज़ कन्वर्जिंग टू y विद रिस्पेक्ट टू दिस जीरोथ नॉर्म। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर हमने yn जो है वो कोशी सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन लगाई थी। तो पहले ये पोर्शन जो है वो ज़ीरो के टुवर्ड्स टेंड कर रहा था, देन हमने इसके लिए बोला कि ये भी जो है वो वैल्यू ज़ीरो के टुवर्ड्स
टेंड करेगी। और इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर इस अल्फा आई एन को कोशी सीक्वेंस प्रूफ किया था। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि हमने अभी ये ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि दिस इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स टू ज़ीरो। तो इसकी हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो अल्फा आई है वो कोशी सीक्वेंस है, इसकी हेल्प से अब हम इसको कह रहे हैं कि ये जो है ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड करेगा। ये वाई एन माइनस वाई है, ना कि वाई एन माइनस वाई एम। ठीक है, तो यहाँ से दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स टू वाई विद रिस्पेक्ट टू दिस ज़ीरोथ नॉर्म। अगर विद रिस्पेक्ट टू द ज़ीरोथ नॉर्म आप बोल सकते हो, तो इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में भी वाई एन जो है वाई को टुवर्ड्स टेंड करेगा या कन्वर्ज करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एम है वो कंप्लीट है, जो आपकी कोशी सीक्वेंस थी वो कन्वर्जेंट है। यहाँ पर m, और ये था किससे, n-1 जो है उस n-1 के लिए हमने m डिफाइन किया हुआ था, इसमें n-1 तक थे। तो अगर कन्वर्जेंट है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किस नॉर्म से, इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन दिस इम्प्लाइज दैट ये m जो है फिर वो क्लोज हो जाएगा, बिकॉज सिंस एवरी कंप्लीट सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म लीनियर स्पेस इज क्लोज। तो यहाँ पर जो सब स्पेस हमने लिया था वो लिया था हमने m से छोटा था, n-1 उससे छोटा हमने लिया था, तो ये हो जाएगा m closed. Thus we have proof that any finite dimensional linear space is always closed with respect to any arbitrary norm. किसी भी arbitrary norm के respect में जो हमारा finite dimensional space होता है वो हमेशा closed होता है। इससे अभी हमने ये result भी अभी हमने prove किया है। अब next हम क्या करेंगे, xn plus m लेंगे। m जो हम n-1 तक के लिए लेकर चल रहे थे उसमें हमने xn और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे उसमें, xn plus z टाइप के, जहाँ पे ये जो z है वो m से ही बिलोंग करेगा। अब हमें n के लिए प्रूफ करना है, n-1 के लिए तो हम सपोजिशन लेके चल चुके हैं, तो और हमें n के लिए प्रूफ करना है, इसलिए हम xn प्लस m लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, वो m से xn प्लस m में ये आपका कोडोमेन या आपका m जो है वो डोमेन इस तरीके से होगा। अगर आप m से एक एलिमेंट ले रहे हो z और उस पर अपना फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो किस टाइप का आपको जो रेंज होगी उसकी वो कहाँ पर जाएगी, कोडोमेन में, जिसमें xn प्लस z टाइप के एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं। सो नाउ वी हैव, अगर मैं नॉर्म लिखती हूँ, मैंने दो एलिमेंट्स आपके xn प्लस वाई और xn प्लस जेड दो एलिमेंट्स ले लिए, कहाँ से, xn प्लस m से। इसी टाइप के एलिमेंट्स हैं, xn प्लस वाई xn प्लस जेड, जहाँ पे ये y और z जो है वो m के एलिमेंट्स हैं। सो इसका जो नॉर्म है आप देखोगे तो कैंसिल करोगे, xn प्लस वाई माइनस xn और माइनस जेड, तो xn और xn जो है कैंसिल हो जाएगा, y माइनस जो है z हमें मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका m है और xn प्लस m है, ये आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, m के हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं xn प्लस m के हैं, तो ये जो है डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन आपका बन रहा है, और m और xn माइनस m जो है, xn प्लस m जो है वो आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिज्म इज अ स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग। सो xn प्लस m जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। इफ़ दिस इज क्लोज्ड तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा। Next we claim that zero do not belongs to this xn plus m. हमें नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि xn प्लस m में ये ज़ीरो जो है वो बिलोंग नहीं करता, बट हम ये लेट करके चल रहे हैं कि ज़ीरो xn प्लस m में बिलोंग करता है। तो उसको हम इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर xn विल बी एज इट इज़, यहाँ पर इसका जो स्केलर है वो हमने 1 ले लिया, और m में n-1 होंगे आपके पास, तो कुछ हमने स्केलर्स की हेल्प से यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। m में x1 x2 टिल xn-1 तक होंगे। ठीक है, दिस इज़ द बेसिस फॉर m। सो यहाँ पर ये सारे कैसे होंगे, बेसिस हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, जितने भी स्केलर्स होंगे वो सारे इज इक्वल्स टू ज़ीरो होंगे। तो बीटा 1 बीटा 2 टिल बीटा n-1 तक ये सारे इज इक्वल्स टू ज़ीरो होंगे, और इसका जो स्केलर है 1 वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, 1 जो है वो ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो हैंस जो ज़ीरो है वो xn प्लस m में बिलोंग नहीं करेगा। इसमें बिलोंग नहीं करेगा, बट इसके जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें बिलोंग फिर करेगा। सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक रियल नंबर हमें मिल रहा है cn, जो कि ज़ीरो से बड़ा है, सच दैट हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ x माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x, और ये जो है वो ग्रेटर है cn से। यहाँ पर x जो है वो किसका एलिमेंट है, हमने xn प्लस m से लिया है, तो देन दिस इम्प्लाइज दैट
एक्स एन प्लस एल्फ़ा वन एक्स वन एल्फ़ा टू एक्स टू, सेम वही है। चाहो तो आप बीटा वन बीटा टू भी स्केलर्स ले सकते हो, जैसे कि अभी आपने ऊपर लिया था। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन का नॉर्म है, दिस विल बी ग्रेटर देन सी एन। यहाँ पर इफ़ हम सपोज करके चलते हैं कि ये जो एक्स एन है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है फॉर एनी स्केलर, एंड ये जो अल्फ़ा एन है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन को अल्फ़ा एन से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट यहाँ पर आपके पास मोड ऑफ अल्फ़ा एन आ जाएगा और यहाँ पे बाकी जगह पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, क्योंकि यहाँ पर एक्स एन में नहीं था। एक्स एन किसी भी स्केलर की वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं होगा। आप चाहो तो यहाँ पर कोई और स्केलर भी लिख सकते हो, बट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, अल्फ़ा एन से मल्टीप्लाई किया था, तो वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इस वजह से हमने इसको चेंज नहीं किया। देन दिस अल्फ़ा वन एक्स वन एल्फ़ा टू एक्स टू, इन सब का जो सम है यहाँ पर अब हमारे पास n भी इंक्लूड हो गया है, एंड इसका जो नॉर्म है, दिस इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एन सी एन। फॉर एनी स्केलर अल्फ़ा एन, सपोज m इज स्पेंड बाय द वेक्टर्स x1 x2 xi माइनस वन xi प्लस वन टिल xn। तो अब हमें हमारे पास जो m है उसमें xn तक हम इंक्लूड कर रहे हैं, इस लाइन को आप हटा दो। देन नेक्स्ट स्टेप में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका जो नॉर्म होगा वो ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा आई का मोड एंड सी आई। जो अभी हम प्रीवियसली देख रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास एक सी एन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था, सच दैट जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो ग्रेटर होगा उस सी एन से। एंड अल्फ़ा आई अभी हमने लास्ट स्टेप में पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई किया था, मतलब अल्फ़ा एन किया था, जहाँ पर ये अभी हमने आई लिखा हुआ है, सो दैट आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक वेरी कर सकती है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ज़ीरोथ नॉर्म लाना था हमें, सो हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आई ले लिया और इसको हम मिनिमम ही रखेंगे, सी आई को मिनिमम ही रखेंगे, सच दैट ये जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा रहे, ग्रेटर रहे इस चीज़ से। ये जो है वो हमारा ज़ीरोथ नॉर्म है एंड दिस विल बी एज इट इज़। इसको हमने जो है वो ए के इक्वल रख दिया टू प्रूव आर रिजल्ट, एंड वेयर दिस ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, दस वी हैव, जब वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे दिस विल बी ए एंड दिस विल बी ए एंड दिस विल बी द ज़ीरोथ नॉर्म। इक्वल हम प्रूफ कर चुके थे और इस केस में हमने इस एक्स नॉर्म को जो है ग्रेटर प्रूफ कर दिया, और यू कैन से दैट दिस इज़ लेस देन दिस, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 5 हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉर्म ए ज़ीरोथ नॉर्म जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू है एक्स नॉर्म की, और ये लेस देन इज इक्वल्स टू है बी ज़ीरोथ नॉर्म की। एंड इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ये जो दो नॉर्म है ये आपस में इक्विवेलेंट है। आई होप आपको ये थ्योरम्स क्लियर हैं। इफ़ फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस से स्टार्ट करेंगे, प्लस उसकी एक थ्योरम देखेंगे एंड साइड बाय साइड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।